हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हमने वेव मोशन वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और अब हमने इस पर कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है ताकि जो अपकमिंग टेस्ट हमने रखी हुई है उसके लिए सबकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको एमसीक्यूज का कुछ आइडिया हो जाए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं और यहां पर ये बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 एंड x नॉट इज a cos ओमेगा टी, देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। बेटा यहां पर दो वेव्स की इक्वेशन है, एक x है और एक x नॉट है, और पूछ रहा है कि इन दोनों के दरमियान में फेज का कितना फर्क है। हमें ये ऑप्शन भी मिले हुए हैं, तो इनको देखकर अब हम कौन से ऑप्शन को पिक करते हैं। तो उसके लिए बेटा हमें पता है कि अगर x जो है वो a sin ओमेगा टी होता और x नॉट जो है वो a cos ओमेगा टी होता, अगर ऐसा होता सपोज करें, तो फिर एक साइन वेव हो जाती और एक कोसाइन वेव हो जाती, और साइन और कोसाइन वेव में तो 90 डिग्री का फर्क होता है। और आगे कौन होता है? कोसाइन वेव जो है वो साइन वेव से 90 डिग्री आगे होती है। तो अगर ऐसा, हम बाद में आते हैं, अगर ऐसा होता तो फिर जो x नॉट है यानी कोसाइन फंक्शन वो लीड करता x को कितनी डिग्री से? 90 डिग्री से। ठीक है, वैसे तो ये जो x नॉट है ये 90 डिग्री x से आगे है, पर क्योंकि x के पास पाई बाय 6 भी है तो 30 डिग्री इसके पास है, तो फिर ये 90 आगे था और ये जो है इसके पास 30 फेज में है। तो इस 30 डिग्री को अगर हम माइनस कर लें तो पाई बाय 6 क्योंकि 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री को अगर हम माइनस कर लें, ये x नॉट जो है ये 90 डिग्री आगे था, कोसाइन फंक्शन साइन फंक्शन से 90 डिग्री आगे होता है, पर क्योंकि इसमें 30 डिग्री है तो इस 30 डिग्री को अगर हम माइनस कर लें तो बाकी कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो ये जो cos वाला फंक्शन है ये साइन वाले फंक्शन से 60 डिग्री आगे है। अगर सिंपल होता तो 90 डिग्री आगे था, पर क्योंकि इसके पास 30 डिग्री यहां पर प्लस हो रही है तो इस 30 को जब माइनस करेंगे तो बाकी 60 डिग्री बचेगा। अब हम 60 डिग्री को पाई बाय 3 भी बोलते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके हमसे कुछ और चीज भी मालूम करवा सकता है। जैसे कि यहां पर ये बोल रहा है कि टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये दो वेव्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, y1 को a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 और y2 जो है वो a cos ओमेगा टी। तो बताओ तो कि इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो बेटा y1 का एम्पलीट्यूड a है और y2 का एम्पलीट्यूड भी यहां पर देखो a है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और इन दोनों के दरमियान में एंगल हम मालूम कर चुके हैं कि 60 डिग्री या पाई बाय 3 है। तो आप इनको दो वेक्टर्स की तरह सपोज करो कि हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनका एम्पलीट्यूड इक्वल है और एंगल उनके दरमियान में कितनी है? 60 डिग्री की। और इन ऑप्शन में से बताओ कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो बेटा दो वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर उन दोनों के दरमियान में एंगल मिली हो जो कि यहां पर 60 डिग्री है, वो हम कैसे मालूम करते हैं? जैसे हम वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करते हैं। तो जो रिजल्टेंट होता है कोसाइन ला क्या होता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। पर यहां पर क्योंकि दोनों वेक्टर्स का एम्पलीट्यूड सेम है, तो अंडर दिस कंडीशन अगर दोनों वेव्स का या दोनों वेक्टर्स का एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड सेम हो तो फिर जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होता है वो हम कुछ इस तरीके से मालूम करते हैं, यानी 2a cos थीटा बाय 2। ठीक हो गया। अब यहां पर जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को जब हम हाफ करेंगे तो कितना बन जाएगा? 30 डिग्री।
यहां पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 60 को हाफ किया 30, और फिर 30 डिग्री जो होता है cos 30 डिग्री √3/2 के बराबर होता है। तो यहां पर ये 2 में कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a√3। तो ये वाला जो ऑप्शन है √3a, ये राइट ऑप्शन है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज passes through a medium, the maximum displacement of the particle of the medium is 0.1 centimeter. The maximum velocity of the particle is equal to, बेटा यहां पर एक साउंड की फ्रीक्वेंसी बता रहा है और उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड भी बता रहा है, और पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेटा इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन भी हैं, और हमें पता है कि ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था कि ये x0 ओमेगा के बराबर है। x0 हमें 0.1 सेंटीमीटर मिला है, और ओमेगा जो है वो हमें 2πf के बराबर होती है। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिली हुई है तो हम यहां से ओमेगा भी मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि x0 जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, और अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन के अंदर जो जवाब हैं वो सेंटीमीटर में हैं। तो हम एम्पलीट्यूड को सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, और ओमेगा जो है वो आपको पता है कि 2πf के बराबर है। अच्छा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी में अगर हम अब वैल्यू पुट करते हैं तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, 0.1 को हम 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, और आगे जो ओमेगा है उसकी वैल्यू होती है 2πf। तो ये 2, ये पाए, और फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 300। तो जब हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, अब ये 300 जा कितना हो जाएगा 600, और 600 के साथ जब 10⁻⁻1 लगेगा तो एक सिफर चला जाएगा, बाकी बचेगा 60, और यहां पर ये पाई भी है। तो आंसर आपका क्या निकलेगा 60, और साथ में पाई भी है तो 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पर देखो 60 सेंटीमीटर भी है, पर क्योंकि ये पाई भी है तो आपने आंसर को गौर से देखना है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द राइट ऑप्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर इज 10 सेंटीमीटर। हवा के अंदर एयर की जो वेवलेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर साउंड की वेलोसिटी जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। इसके लिए हमें ऑप्शन मिले हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेटा हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो v = μ के बराबर होती है, पर हमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी चाहिए तो f जो है वो v/λ के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर हमें वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में मिली है, तो हम वेवलेंथ को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मीटर मीटर में मरेगा तभी काम होगा। तो ये जो वेलोसिटी है ये 300 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ये जो वेवलेंथ थी ये 10 सेंटीमीटर थी, इसके हमने मीटर बना लिए, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे कि फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के बदले 330 और ये वेवलेंथ मीटर में होकर बन जाएगी 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 330। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज भी होता है, सेकंड इनवर्स भी होता है, वाइब्रेशन पर सेकंड बोलो, साइकिल पर सेकंड बोलो, ये सारे आंसर सही हैं। तो ये जो ऑप्शन ए है 330 साइकिल्स पर सेकंड, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, साउंड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये सही बात है, लेकिन हमें पूछ रहा है कि रॉन्ग क्या है। ऑप्शन नंबर बी, साउंड ट्रेवल एज अ वेव्स, ये भी सही है, साउंड वेव की तरह ट्रेवल करती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोलता है कि साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम देन इन एयर। बेटा ये बात गलत है, क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं कर सकती।
तो क्योंकि वो पूछ रहा है कि रांग क्या है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग इज y is equal to 10 sin t upon 0.02 minus x upon 100, where x and y are in centimeter and t is in seconds. What is the speed of a wave? प्रॉब्लम में हमें एक वेव की इक्वेशन बता रहा है और पूछ रहा है कि वेव की स्पीड कितनी होगी। हमारे पास ये ऑप्शन है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें पता है कि जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं उनकी जो जर्नल इक्वेशन है वो क्या होती है, उसमें y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx होता है। हमें वेव की वेलोसिटी को मालूम करना है। तो अब हमें पता है कि t के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो वेव नंबर होता है। तो बेटा अगर हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहां पर t का कोफिशिएंट क्या है, तो t का जो कोफिशिएंट है वो है 0.02, सॉरी 1/0.02। इसी वजह से t का कोफिशिएंट जो है वो ओमेगा होता है। तो यहां पर t का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, 1/0.02। ठीक हो गया। अब ओमेगा क्योंकि 2πf के बराबर होता है तो यहां से जो f हो जाएगा वो ओमेगा अपॉन 2π के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहां पर ओमेगा की वैल्यू रख दें तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1/0.02 और नीचे ये 2π। तो बेटा हमें यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए और वेलोसिटी जो है वो म्यू लैम्डा के बराबर होती है। पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, स्पीड ऑफ वेव पूछ रहा है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पूछता तो हम x नॉट ओमेगा लिखते। तो आपने लैंग्वेज को गौर से देखना है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी आपने मालूम कर ली है। अगर आपको वेवलेंथ भी मिल जाएगी तो फिर आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। अब वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि x का जो कोफिशिएंट होता है हम उसको k बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर देखो x का जो कोफिशिएंट है वो है 1/100, ठीक है। x के साथ क्या है, 1/100। तो ये जो k की वैल्यू है ये 1/100 हो जाएगी। सेंटीमीटर इनवर्स क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर x और y सेंटीमीटर में है। तो x अगर सेंटीमीटर में है तो k जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए, ताकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इनवर्स एक दूसरे में कैंसिल हो जाएं, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं बेटा ये एंगल की तरह होते हैं और इनका कुछ भी यूनिट नहीं होता। तो ये k की वैल्यू होगी। अब k जो है वो 2π/λ के बराबर होता है। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/100। अब यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो 100 जब यहां पर आ जाएगा तो 2 × 100 क्या हो जाएगा, 200π, और लैम्डा इधर आ जाएगा ऊपर। तो लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी 200π सेंटीमीटर। अब हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों की वैल्यू का पता है। तो अगर हम वेलोसिटी के फार्मूले में ये पुट कर दें तो पहले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखते हैं जो 1/0.02 × 2π है यहां से, और उसके बाद वेवलेंथ जो है वो 200π सेंटीमीटर है। बेटा ये देखो पाई जो है ये पाई में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है ये 2 में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 100, और नीचे क्या बचेगा, 0.02। तो जब हम ये पुट करेंगे जो रिमेनिंग चीजें हैं तो 100 सेंटीमीटर ऊपर बचेगा, और 0.02 को हम 2 × 10⁻² भी लिख सकते हैं। तो यहां से 100 सेंटीमीटर अपॉन 2 × 10⁻² हो जाएगा। 100 को बेटा जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 50, और 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+2। तो सॉल्व करने से ये हो जाएगा 5000, और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर ये देखो ऑप्शन मिला जुला है, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वो सारे स्टूडेंट इसको भी टिक कर देंगे, पर ये देखो 5000 सेंटीमीटर है।
तो अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 50। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो 50 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज द राइट ऑप्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, देन द प्रोपेगेशन कांस्टेंट और वेव नंबर इज गिवन बाय। इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। अब हमें k की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसके लिए हमें पता है कि ये जो वेव नंबर है या प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, ये 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होता है और v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा भी होता है। ओमेगा जो है वो 2 पाई f होता है, तो f जो है वो ओमेगा अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाएगा। तो हमने f की वैल्यू पुट कर दी और लैम्डा सेम रखा। अब लैम्डा की वैल्यू मालूम करेंगे तो 2 पाई इधर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2 पाई इंटू वेलोसिटी, और ये ओमेगा फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा। तो ये वेवलेंथ की वैल्यू मिल गई और वेवलेंथ की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर दें तो 2 पाई ऑलरेडी ऊपर था, इसको डिवाइड कर दिया हमने, वेवलेंथ की वैल्यू 2 पाई वेलोसिटी अपॉन ओमेगा। बेटा ये 2 पाई में कट गया। अब ओमेगा चला जाएगा ऊपर, तो ये ओमेगा जो है थर्ड नंबर से इधर आ गया। 2 पाई में कट गया था, तो ऊपर क्या बचेगा ओमेगा और नीचे क्या बचेगा वेलोसिटी। तो ये जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है ये ओमेगा अपॉन वेलोसिटी के बराबर है। के ओमेगा अपॉन वेलोसिटी के बराबर होता है, इसको फर्दर हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम ओमेगा और वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर रखें तो ओमेगा जो है वो 2 पाई f के बराबर होता है और वेलोसिटी जो है वो म्यू लैम्डा के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी में कट जाएगी तो k की वैल्यू क्या बचेगी 2 पाई अपॉन लैम्डा, और हमें पता है कि k 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड वेव हैविंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी आर ऑडिबल टू ह्यूमन बीइंग्स। कौन सी साउंड वेव्स हैं जो इंसान को सुनाई देती हैं? इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। बेटा अब हमें पता है कि ऑडिबल वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 टू 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान में होती है। ठीक है, तो जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली होंगी वो भी इंसान को सुनाई नहीं देती और 20 किलो से ज्यादा वाली भी इंसान को सुनाई नहीं देती। तो ये 5 साइकिल पर सेकेंड जो है ये 20 से कम है और ये 27,000 ये 20 किलो से भी ज्यादा है और ये 50,000 भी ज्यादा है 20 किलो हर्ट्ज से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 5,000 ये 20 से बड़ा और 20 किलो से कम है। सो ये इस रेंज के दरमियान में आ जाता है, इसलिए दिस इज द राइट ऑप्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डबल्ड and frequency is reduced to 1/4, the intensity of the sound at the same point will be। अगर हम किसी साउंड के एम्पलीट्यूड को डबल कर दें और फ्रीक्वेंसी को 1/4 कर दें तो फिर इंटेंसिटी के साथ क्या होगा? हमारे पास ये ऑप्शन भी हैं। अब इसके लिए हमने इंटेंसिटी के फॉर्मूले को ड्राइव किया था। याद है आपको जब मैंने एनर्जी इन वेव्स आपको बताया था तो उसमें हमने इंटेंसिटी के फॉर्मूले को भी ड्राइव किया था। तो अगर आपने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो बेटा आप YouTube पर जाकर ये सारे वीडियोस देखें और आपको ये टेस्ट में बहुत हेल्प करने वाले हैं। बेटा इसमें बाकी सारे फैक्टर्स तो सेम हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को वेरी करवा रहा है। तो हम जो रिलेशनशिप लेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को ही वेरी करवाएंगे। तो I2 अपॉन I1 बराबर हो जाएगा F2 अपॉन F1, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है I की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये 2:1 है तो ये भी यहां पर 2:1 होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप में सीक्वेंस सेम रहती है। पर बेटा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर ये स्क्वायर भी आ गया। उसके बाद एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड की भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये भी A2 अपॉन A1 हो जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो हमने यहां पर स्क्वायर कर दिया। अब यहां पर हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/4 हो गई है। ठीक है, तो F2 जो है वो F1/4 हो जाएगी और नीचे ये F1 सेम और ऊपर ये हो गया स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद एम्पलीट्यूड जो है वो डबल हो गया है, तो A2 जो है वो 2A1 है, तो हमने 2A1 डिवाइडेड बाय नीचे वाला A1 और ऊपर स्क्वायर से। बेटा ये A1 A1 में कटेगा और F1 F1 में कटेगा, तो यहां पर अब क्या बचेगा 1/4, ठीक है, और उसका जो स्क्वायर है वो 1/16 हो जाएगा। यहां पर ये A1 A1 में भी कटेगा तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, तो फर्दर सॉल्व करने से क्या हो जाएगा I2/I1, यहाँ ये I1 उधर जा सकता है और इधर क्या बचा था 1/4, तो I2 जो है I1/4 के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स कि न्यू फ्रीक्वेंसी जो है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। दिस इज अवर राइट ऑप्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following expression is that of simple harmonic progressive wave? बताओ कि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन कौन सी है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अब इनको जरा गौर से देखें कि ये जो A sin ओमेगा टी, ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में y की वैल्यू AC ही होती है, पर यहां पर क्या बोल रहा है प्रोग्रेसिव वेव, यानी कि ट्रेवलिंग वेव। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो ये है A sin ओमेगा टी cos kx। बेटा ये आपको याद पड़ता है कि स्टैंडिंग वेव जो है वो कुछ इस तरीके की होती थी, y इज इक्वल टू A sin kx cos ओमेगा टी, ठीक है। ये ओमेगा टी kx आगे पीछे कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल्स ही हैं और ये साइन और cos को भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये जनरली स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, पर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जो है वो तो ट्रेवल करती है ना, तो उसमें राइट या लेफ्ट के लिए प्लस माइनस भी लगता है। तो ये जो ऑप्शन सी है ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, सो सी इज द राइट ऑप्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, टू विच मैन कैन हियर। इंसान जो है बेटा वो अल्ट्रासोनिक साउंड को हियर नहीं कर सकता क्योंकि वो 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती हैं, तो ये बात तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, मैन के नॉट हियर, हाँ ये बात सही है। आगे देखते हैं, आर ऑफ हाई वेलोसिटी। बेटा साउंड वेव्स की वेलोसिटी सबकी सेम होती हैं, इंफ्रा अल्ट्रा सबकी। फ्रीक्वेंसी अगर बोलता तो फिर अल्ट्रासोनिक साउंड की ज्यादा थी, पर वेलोसिटी तो सेम ही है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो इट मीन्स के ये ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि मेन को वो नहीं सुनाई देती। दिस इज अवर राइट ऑप्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ साइनोसॉइडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज 0.025 सेकेंड्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज। बेटा इसमें बोल रहा है कि एक पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन से जीरो डिस्प्लेसमेंट यानी मीन पोजीशन तक आने में इतना टाइम लगता है, तो फिर फ्रीक्वेंसी बता दो। तो बेटा मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आपको पता है कितना टाइम लगता है T/4, और ये जो T/4 है ये 0.025 है, जिसको हम 25 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस इधर आ गया और क्योंकि राइट की तरफ जा रहा है तो ये -3 हो जाएगा। अब अगर ये 4 उधर चला जाए तो टाइम की वैल्यू बचेगी, ये 4 × 25 100 हो जाएगा × 10⁻³ 100 जो है वो 10⁻² होता है, तो टाइम की वैल्यू को फर्दर सॉल्व करेंगे तो -3 और ये +2, तो बाकी बचेगा -1। इसको हम 1/10 भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होती है, तो टाइम है 1/10, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल करने से 10। सो दीज आर आवर ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपेगेट। ट्रांसवर्स वेव किस जगह से प्रोपेगेट कर सकती हैं? दीज आर आवर ऑप्शंस। ऑप्शन ए, इन अ केस बट नॉट इन अ मेटल। तो बेटा ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं
आपको पता है वो सॉलिड में से ही पास होती हैं, लिक्विड के आउटर सरफेस में से हो सकती हैं पर लिक्विड या गैसेस में से नहीं होती। सो इन अ गैस बट नॉट इन अ मेटल, मेटल तो सॉलिड होते हैं, यहां से तो हो सकती थी, गैस में तो नहीं हो सकती। सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, इन अ मेटल बट नॉट इन अ गैस, हाँ ये सही बात है, क्योंकि मेटल से तो गुजरेंगी पर गैस में से नहीं गुजरेंगी। नाइदर इन अ गैस नॉर इन अ मेटल, मेटल में से गुजरती हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आइदर इन अ गैस और इन अ मेटल, तो गैस में से तो नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर बी यानी इन मेटल में से गुजर जाएंगी और गैस में से नहीं गुजरेंगी। दिस इज अवर राइट ऑप्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल थ्रू, ठीक है, प्रोपेगेट करना या ट्रेवल थ्रू सेम बात है। अब इसमें ऑप्शन थोड़े चेंज करके सेम ही क्वेश्चन को आगे पीछे किया गया है, यानी ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर सकती हैं एयर, वाटर एंड कॉपर वायर। ये गलत बात है क्योंकि एयर और वाटर में से नहीं गुजरती। इसी तरीके से एयर एंड कॉपर वायर बट नॉट थ्रू वाटर, नहीं ये भी गलत है, एयर में से नहीं गुजरती। अ कॉपर वायर बट नॉट थ्रू एयर एंड वाटर, सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर लॉन्गिट्यूडनल या साउंड वेव्स की बात करता तो वो सारे मीडियम में से गुजर जाती हैं पर वैक्यूम में से नहीं गुजरती। तो इन बातों का ख्याल आपने रखना है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Velocity of sound waves in air is 330 meter per second. For a particular sound in air, a path difference of 40 centimeter is equivalent to a phase difference of 1.6 pi. The frequency of the wave is. बेटा इसमें आपको बता रहा है कि साउंड की जो वेलोसिटी है वो 330 है और साउंड का जो पाथ डिफरेंस 40 सेंटीमीटर जब होता है तो फेज डिफरेंस 1.6 पाई होता है। तो फिर बता दो कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। इसके लिए आपके पास ये ऑप्शन भी हैं। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए बेटा हमें पता है कि पाथ डिफरेंस अपॉन फेज डिफरेंस, ठीक है, ये बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई। मैंने आपको बताया है कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस जब 40 सेंटीमीटर होता है तो फेज डिफरेंस 1.6 पाई के बराबर हो जाता है। अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दें तो पाथ डिफरेंस हो गया 40 सेंटीमीटर, तो फाई जो हो गया वो 1.6 पाई यानी फेज डिफरेंस। बेटा यहाँ से ये पाई इस पाई में कैंसिल हो जाएगा और फिर जब हम लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 80, ठीक है, 2 इंटू 40 क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर सेम और नीचे क्या है 1.6। अब 1.6 को हम 16/10 भी लिख सकते हैं और वो 10 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 800/16, ठीक है, ये 16/10, 10 ऊपर चला गया और ये 16 हो गया, ठीक है। अब 1/16 16 और 5/16 80, तो 16 का टेबल लगाने से ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आ रही है बेटा बात समझ में। अब ये 50 सेंटीमीटर है, ये हो गई ही वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की वैल्यू निकल आई 50 सेंटीमीटर, पर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए v इज इक्वल टू म्यू लेमडा होता है, तो म्यू जो है वो v अपॉन लेमडा है। बेटा यहाँ पर आप देखो कि जो वेलोसिटी है वो आपको मीटर पर सेकंड में मिली है, तो वेवलेंथ अगर आप सेंटीमीटर में रखोगे तो मीटर और सेंटीमीटर आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए आपने वेवलेंथ के भी मीटर बनाने हैं। तो बेटा 50 सेंटीमीटर जो होते हैं उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और 0.5 को हम 1/2 भी लिखते हैं, तो 330 वेलोसिटी और 1/2 जो है वो वेवलेंथ। अब ये जो 2 जब ऊपर जाएगा तो ये 330 को कर देगा 660, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 660 हर्ट्ज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट ऑप्शन।